अब काम करते हैं। अब 2025 के मार्केट आउटलुक पर बात करते हैं। हमारे साथ हेक्सागन पार्टनर्स एलएलपी के डायरेक्टर तुषार प्रधान जुड़े हैं, जिनके पास इक्विटी इन्वेस्टिंग में करीब 3 दशक का अनुभव है। आइए उनसे समझते हैं कि 2025 में कौन से स्टॉक्स या कौन से थीम्स का परचम लहराएगा। तुषार जी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो नववर्ष की अग्रिम शुभकामनाएं आपको। 2025 के लिए आपका मार्केट आउटलुक क्या है? शुभकामना आपको भी और आपके दर्शकों को भी। 2025, देखिए, पहले तो हमें 2024 के तरफ देखना पड़ेगा, क्योंकि 2024 में कई एसेट क्लासेस बहुत जोर से चली। इक्विटीज तो सॉलिड डबल डिजिट गेन तो हमें मिल ही गया, मगर उसके अलावा गोल्ड, रियल एस्टेट और क्रिप्टो करेंसीज भी उसके साथ बहुत ज़्यादा चली। और इन्वेस्टर्स को जहां भी इन्वेस्ट किया है उन्होंने सब जगह बहुत अच्छा मुनाफा उन्होंने कमाया। ये सारी मोमेंटम अक्टूबर के बाद स्पेशली इक्विटीज में थोड़ी कम दिखाई दी। और मेरे ख्याल से 2025 हम अगर देखेंगे आगे जाके अब क्या होने वाला है, तो इन तीनों के बाकी के जो एसेट क्लास मैंने बताए, गोल्ड, क्रिप्टो करेंसी और रियल एस्टेट, इसमें शायद जो चीज़ें 2024 में चल रही थी वो सारी चीज़ें 2025 में दिख नहीं रही। पहली तो बात ये थी कि गोल्ड इसके लिए आगे बढ़ चुका था, क्योंकि चाइनीज सॉवरेन बैंक्स और बाकी सारी सॉवरेन बैंक्स ने भी, सेंट्रल बैंक्स ने गोल्ड की खरीदारी चालू की थी। दूसरी बात थी क्रिप्टो करेंसीज। डोनाल्ड ट्रंप की जो इलेक्शन विक्ट्री हो गई उसके बाद में बहुत ज़्यादा से जोर से वहाँ पे मोमेंटम बढ़ गया। और रियल एस्टेट की बात करें तो वेल्थ वेल्थ इफेक्ट जो होता है, जैसे ही आदमी एक एसेट में कमा लेता है तो वो घर खरीद लेता है और वो उससे डिमांड हाउसिंग की ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये सारी जो तीन चीज़ें हैं 2025 में नहीं होने वाली। और 2025 में इक्विटीज़ का अगर देखें तो ऑलरेडी इनकी वैल्यूएशंस जो हैं हिस्टोरिकल हाइज तक हैं, स्पेशली यूएस में। और इंडिया में देखा जाए तो हम पीक से करीबन 7 या 8% नीचे आए हुए हैं। मगर इसका मतलब नहीं कि कहीं पर वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव हैं। सम प्लेसेस आर अट्रैक्टिव, मगर कहीं ज़्यादातर स्मॉल कैप और मिड कैप की बात करें तो वैल्यूएशंस 30 और 40 टाइम्स के एवरेज पे चल रही हैं। तो ये सब आप अगर जोड़ दें तो मेरे ख्याल से 2025 में हमने अपने रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन थोड़ी कम करनी चाहिए। जैसे कि हमने देखा कि पिछले साल 2024 में इक्विटी रिटर्न्स करीब 14 से 15% रहा और अक्रॉस अ डिवर्सिफाइड इक्विटी सेट। मेरे ख्याल से 2025 में इससे थोड़ा सा कम आ सकता है, क्योंकि वैल्यूएशन जो मल्टीपल हम कहते हैं उसमें शायद एक डी रेटिंग आ सकती है, क्योंकि अर्निंग्स ग्रोथ जो 2 साल से बहुत ज़्यादातर जोर से चल रही है कॉरपोरेट्स में, वो शायद थोड़ी सी प्लेटो हो जाएगी। मेरा ये कहना नहीं है कि बिल्कुल कम आएगी, मगर जब अर्निंग्स ग्रोथ का नंबर पिछले 2-3 साल से अगर कम दिखाई पड़ता है तो उसकी मल्टीपल जो है उसमें शायद 2 या 3 टाइम्स की डी रेटिंग आ सकती है। इसका मतलब है कि हमारी जो अर्निंग्स एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए 2025 में थोड़ी सी मेजर्ड होनी चाहिए, ये मेरा मानना है। तुषार जी, बिल्कुल अर्निंग्स एक्सपेक्टेशन मेजर्ड और म्यूटेड होने चाहिए। थीम्स की बात करते हैं, खास तौर से 2-3 थीम्स जहां बहुत ज़्यादा पेन रही है, ऑटोज, एफएमसीजी। यहाँ पर रिसेंट टाइम्स में यहाँ पर आपका क्या व्यू होगा? देखिए, अभी जो रीज़न रहा है उसके लिए वो एक बात है कि डिमांड, अर्बन डिमांड, जिसके ऊपर ऑटो सेक्टर चलता है, वो थोड़ा थोड़ा नीचे आ रहा है। और एफएमसीजी जो है, जो रूरल डिमांड से ज़्यादा चलता है, हमने देखा पिछले 2-3 क्वार्टर से बहुत ही वीकनेस इस एरिया में आ रही है। तो ऐसी एक होप है, ऐसी एक आशा है कि रूरल डिमांड इस साल ज़्यादातर जोर से वापस आएगा, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत अच्छी फसल खरीफ की हो गई है। और इतने वाटर रिजर्वायर्स पूरे भारतवर्ष में अबाउट 80-90% फुल के लेवल पे है। इसका मतलब है रबी की जो फसल है वो भी इस साल बहुत ज़्यादातर लाभ देने के लिए पॉसिबल है। इसका ये मतलब हुआ कि रूरल डिमांड इस समय मेरे ख्याल से जो बहुत ही वीक था, और उसके चलते एफएमसीजी और सीमेंट और इन सारी सेक्टर्स में थोड़ी वीकनेस थी, मेरे ख्याल से वो थोड़ा सा सेक्टर रोटेशन में दिखने चालू हो जाएगा।
मेरे ख्याल से कंजम्पशन इज द की थिंग। इसका ये मतलब नहीं कंजम्पशन आना ही है, मगर मेरे ख्याल से पिछले साल के कंपैरिजन में शायद ये सेक्टर्स इस साल ज़्यादातर इम्पोर्टेंस में आएंगे। और उससे जुड़ा हुआ एक सेक्टर है जो एफएमसीजी के जरिए जो स्मॉल टिकट हाउसिंग या स्मॉल टिकट अफोर्डेबल हाउसिंग का हो, या जो रूरल डिमांड क्रेडिट पर्सनल क्रेडिट के ऊपर चलता है, वो सारी कंपनियां भी मेरे ख्याल से जो अगले साल में शायद पिछले साल से ज़्यादा अच्छी चलेंगी। अच्छा तुषार जी, वर्ष बीता हुआ 2024 एक और सेगमेंट के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग रहा, वो था QSR सेगमेंट, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स और ये क्विक कॉमर्स। कुछ लिस्टिंग्स बहुत प्रभावशाली रहीं, लिस्टिंग्स के बाद पैसा बना, और अच्छी बात थी कि इन आई थिंक कंपनियों ने टेबल पे कुछ छोड़ा IPO के वक्त। सर आपका व्यू क्या है, जिस प्रकार के वॉल्यूम्स इनके बढ़ रहे हैं, एक्सेप्टेंस इनकी बढ़ रही है, अभी आपका टेक इस स्पेस पे? बहुत ही पेचीदा सवाल है ये, क्योंकि जब हम वैल्यूएशन की बात करते हैं तो वैल्यूएशन किसी बेस के ऊपर करते हैं, शायद अर्निंग्स हो या एसेट बेस हो या EBITDA जो जिसको वैल्यूएशन का मेट्रिक समझते हैं। QSR और जो नई ई कॉमर्स कंपनीज जो हैं वो अभी फिलहाल बहुत स्पॉटलाइट में हैं, उन सभी में ये ट्रेडिशनल वैल्यूएशन मेट्रिक्स काम नहीं आती। तो अगर हमने कंपेयर की कि भाई वो महंगे हैं या सस्ते हैं, तो उसका कोई बेसिस हमको समझ में नहीं आता। तो इसी बात को लेके अगर आगे बढ़ें तो हम बाकी विश्व में जो ऐसे सक्सेस स्टोरीज हो चुके हैं, जैसे अमेजॉन हुआ, उबर हुआ, जिनको भी कोई ऐसा बेस नहीं था वैल्यूएशन का, मगर एक डिसरप्शन की लेवल पर अगर हम देखें कि कितना हमें हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये अफेक्ट कर रहा है। जैसे जोमेटो और स्विगी अगर ले, तो शायद ही कोई सिटी में ऐसा कोई हो जिसने एक बार भी जोमेटो या स्विगी से ऑर्डर ना किया हो। इसका ये मतलब हुआ कि ये जो डिसरप्शन हुआ है, और वो डिसरप्शन की पॉसिबिलिटी और कई सालों तक होगी अगर इन दोनों में, तो वैल्यूएशन इस बात को लेके आगे बढ़ना चाहिए कि किस हद तक ये डिसरप्शन जो है कंटिन्यूस रहेगा और वैल्यूएशन मार्केट उसको देते रहेगा। मगर उसका बेस क्या है? क्या आप उसको अच्छी तरीके के मॉडल में उतार सकते हैं? क्या हम कह सकते हैं कि वैल्यूएशन के तरीके से ये अट्रैक्टिव है? ये हम इस मोमेंट पे नहीं कह सकते। मगर डिसरप्शन अगर कह रहे हैं कि ये इससे बहुत ज़्यादा जो करंट स्टेटस को है इसमें डिसरप्ट करने के उसको पोटेंशियल है, तो मेरे ख्याल से इन्वेस्टर्स को उसको ज़रूर देखना चाहिए। और प्रॉब्लम यही है कि किस तौर पे देखें। मेरे ख्याल से इट शुड बी वन ऑफ द रिस्कियर एलिमेंट्स ऑफ आवर पोर्टफोलियोज, बट उसको एलोकेशन हमेशा हम दे सकते हैं। 5-10% ऑफ आवर इक्विटी पोर्टफोलियो कैन डेफिनेटली गो टू अ बंच ऑफ दीज। मतलब पता ही नहीं कि कौन सा ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा हमको, मगर एक थोड़ा सा पोर्टफोलियो अप्रोच वहाँ लें तो मेरे ख्याल से हम विनर्स ज़रूर एक आध दो ढूंढ सकते हैं इस एरिया में। ओके, पॉसिबली आखिरी सवाल आपसे, आईटी पर क्या व्यू बनेगा? अब अगले 2 हफ्ते में हम अर्निंग सीजन की शुरुआत करेंगे, यहाँ पर क्या व्यू है? देखिए, ऐसा है कि लगातार हमने पिछले 1-2 हफ्ते से देख ही रहे हैं कि रुपी की वैल्यू जो है घटती जा रही है, और जनरली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज जैसे आईटी कंपनीज हुए वो इससे ज़्यादा फायदेमंद रहते हैं। मगर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उसमें भी वो है कि उसमें मोमेंटम कहाँ है, अर्निंग्स का मोमेंटम आएगा या नहीं। हमने देखा पैंडेमिक के पश्चात 2 साल में बहुत ज़्यादा चेंज आया और अर्निंग्स में हमने मोमेंटम देखा। इस साल थोड़ा मोमेंटम हमने थोड़ा फ्लैटन हुए देखा है, मगर आगे जाके ये कौन से तरीके से हमें बेनिफिट करेगा। मेरे ख्याल से अगर हम देखें, नैस्डैक जैसे बहुत ज़्यादा रिटर्न दे चुका है अब तक, पिछले साल भी बहुत स्ट्रॉन्ग था, उसको अगर देखा जाए और कंटिन्यूसली जिसकी जो पॉपुलैरिटी हम देखते जाएं, तो मेरे ख्याल से टेक्नोलॉजी इज अ सेक्टर दैट ऑल कंपनीज इन द US इन द वर्ल्ड आर गोइंग टू इन्वेस्ट। तो मेरे ख्याल से आईटी सेक्टर को इस तरीके से देखना चाहिए कि जो कंपनी इस ग्रोथ सेक्टर्स में फोकस्ड है, मेरे ख्याल से उन कंपनियों में ज़्यादातर हम तेज़ी देखेंगे।
और पूरे सेक्टर को कहना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि सारे कंपनियां अलग अलग फोकस करती हैं। तो मेरे ख्याल से जो फोकस एरियाज रहेंगे आगे, एआई हुआ, मशीन लर्निंग हुआ, टेक्नोलॉजी एज अ सर्विस हुआ, SaaS जो जिसको कहते हैं प्लेटफॉर्म्स, बिल्कुल। वहाँ पे हम ज़्यादा मोमेंटम। ऑल राइट। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।